हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखो, फिजिक्स में सबसे पहले कुछ चीज़ की डेफिनेशन लिखी है, काय की डेफिनेशन, जिसकी भी डेफिनेशन हम ओरली उसका मतलब समझा दे रहे। अच्छी वाली डेफिनेशन होमवर्क में देंगे, होमवर्क में करके आना, गूगल वगैरह कहीं से भी देखना है ना, होमवर्क कहीं से भी देख के कर सकते हो। अगर चेक कर दिए होमवर्क सही रहा तो फिर टेस्ट में वही चीज़ें फॉलो करोगे। तो देखो रिजिड बॉडी क्या होती है, जैसे कि जिस भी चीज़ का प्रॉपर शेप और वॉल्यूम हो। शेप मतलब जैसे अपनी बुक हो गई, प्रॉपर शेप प्रॉपर वॉल्यूम, तो ये रिजिड बॉडी कहला गई। ग्लास में पानी है, पानी रिजिड बॉडी कहलाया कि नहीं, तो पानी रिजिड बॉडी नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि पानी के पास वॉल्यूम तो प्रॉपर है, 1 लीटर पानी हमेशा 1 लीटर रहेगा, लेकिन वॉल्यूम के पास शेप नहीं है ना, तो शेप नहीं है मतलब वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाया। हवा के पास ना वॉल्यूम है ना शेप है, तो हवा भी रिजिड बॉडी नहीं कहलाई। तो सॉलिड बॉडी अपनी एक रिजिड बॉडी कहलाती, मतलब जिसके पास भी प्रॉपर शेप और प्रॉपर वॉल्यूम हो। अब रिजिड का ये मतलब नहीं है कि वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकती। रिजिड से रिजिड चीज, मान लो अगर स्टील बार भी है तो स्टील बार में भी अगर अपन पर्याप्त फोर्स लगाएंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगी। तो रिजिड बॉडी से ये मतलब नहीं है कि वो अपना शेप चेंज ना करे। रिजिड बॉडी से ये मतलब है कि जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल वो भी ज्यादा इतनी फोर्स ना लगे, तब तक वो अपना शेप चेंज ना करे। ठीक है, तो रिजिड बॉडी जिसके पास प्रॉपर शेप और प्रॉपर वॉल्यूम होता है, जो कि कुछ लेवल ऑफ फोर्स तक सस्टेन कर जाए, कुछ लेवल ऑफ फोर्स तक सस्टेन कर जाए, मतलब ऐसा ना हो कि हवा से ही गिरने लगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो रिजिड बॉडी अच्छी वाली डेफिनेशन तुम लोग देख लोगे, समझा हमने दिया। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, देखो इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिक बॉडी की। अपन जब खींचते हैं किसी भी चीज को तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे रबड़ बैंड को खींचा, शेप चेंज हो गया। जब उसको छोड़ते हैं तो शेप वापस रीगेन हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी जिससे शेप वापस रीगेन हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। और जिस भी बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, उस बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। डेफिनेशन में इलास्टिसिटी की आएगी तो प्रॉपर्टी लिख के बता देंगे। इलास्टिक बॉडी की आएगी तो बोलेंगे ऐसी बॉडी जिस पे अप्लाइड फोर्स लगती है, फोर्स यानी शेप चेंज हो जाता है, अप्लाइड फोर्स हटती है तो फोर्स वापस पहले जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब जिसका शेप पूरा का पूरा वापस आ जाए। मतलब जैसे रबड़ को अपन खींचते हैं और छोड़ते हैं तो हो सकता है वापस अपने ओरिजिनल शेप में ना आए, तो ये इलास्टिक बॉडी तो है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। अब ऐसी बॉडी जिसको अप्लाइड फोर्स लगाएं तो शेप चेंज हो जाए, लेकिन छोड़ने के बाद वापस शेप में आ जाए पूरा का पूरा, मतलब जो ओरिजिनल शेप था उसको रिगेन कर ले टोटली। ठीक, उसको अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का क्या एग्जांपल है? एक एग्जांपल क्वार्ट्ज फाइबर है ना, कॉपी में ही दिया है, तो क्वार्ट्ज फाइबर एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है। फिर प्लास्टिक बॉडी क्या? प्लास्टिक, देखो प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसकी? प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी। तो जैसे कि अपन किसी चीज को खींच रहे हैं और वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन ना कर पाए, उसको अपन कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक, मतलब ओरिजिनल शेप रिगेन कोई नहीं है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोई है। ठीक, तो जो शेप रिगेन कर लेता है टोटली, यानी जो शेप रिगेन कर ले वो इलास्टिक बॉडी। तो अगर अपन किसी चीज में फोर्स लगा रहे वो शेप रिगेन ना कर पाए तो उसको अपन कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। अब ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यानी अगर यानी ऐसी प्रॉपर्टी कि जब अपन किसी का खींच रहे हैं और शेप रिगेन ना कर पाए, इस प्रॉपर्टी को अपन कह देंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किस में होती है? प्लास्टिक बॉडी में। अब इसमें भी वो टूट गया, बताएंगे, वो आएगा आगे। ठीक, अब प्लास्टिक बॉडी में भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या? जिसको अपन खींचे और छोड़ने के बाद बिल्कुल भी वापस ना आए, वो हो गई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, है ना। मतलब नॉट इवन अ बिट, ऐसा कह सकते कि बिल्कुल भी वापस ना आए। मतलब अगर किसी चीज को खींच रहे हैं इतना, यानी ये ओरिजिनल लेंथ है, मान लो यहाँ तक खींचा, वापस आई तो यहाँ तक वापस आई, तो ये भी प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है। अब कोई चीज होती यहाँ तक बस वापस आई, इतना खींच लिया लेकिन ओरिजिनल ये थी वापस यहाँ तक बस आई, ये भी प्लास्टिक बॉडी है। लेकिन पिछली वाली से ज्यादा प्लास्टिक, वो यहाँ तक आ गई थी, मतलब उसमें इलास्टिसिटी याद है। ये वाली यहीं तक रह गई, मतलब इसमें प्लास्टिसिटी याद है। अब जो बिल्कुल भी वापस ना आए, थोड़ी सा भी वापस नहीं कि यानी यहाँ तक खींचा यहीं तक रुक जाए, इसको अपन कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का क्या एग्जांपल है? मान लो जो तुम्हारा पैराफिन वैक्स, यानी कॉपी में दिया वही वाला बता रहे, पैराफिन वैक्स और वेट क्ले। वेट क्ले मतलब मान लो अपन क्ले मतलब मिट्टी रहती है ना वो वाली, तो उसको अपन खींचते हैं वापस नहीं आता। क्ले मतलब शायद चूनी मिट्टी होता है हिंदी में, तो खींचेंगे वापस नहीं आएगा। आटा भी एक प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल हो गया।
आटे को अपन खींचेंगे, छोड़ देंगे, वहीं रुक जाएगा। नियरली प्लास्टिक में आटा वगैरह मत लिख के आना, क्या लिख के आना है? पैराफिन वैक्स। पैराफिन क्या होता है? पैराफिन क्या होता है? पैराफिन मतलब क्या होता है? अरे वैक्स छोड़ दो, वैक्स छोड़ दो यार, पैराफिन बताओ। हाइड्रोकार्बन में कराया था, एल्केन्स को कहते हैं पैराफिन। ठीक, पैराफिन जो रिएक्ट नहीं करता। ठीक, तो एल्केन्स को अपन कहते हैं पैराफिन। पैराफिन वैक्स मतलब ऐसा वैक्स जो यानी उसका जो कंपोनेंट रहता है वो एल्केन रहता है। ठीक, तो पैराफिन वैक्स एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? वेट क्ले। ठीक, ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल नहीं, कह सकते हैं कि नियरली यानी नियरेस्ट टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक, परफेक्टली प्लास्टिक तो है नहीं कुछ, तो नियरेस्ट टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वेट क्ले और पैराफिन वैक्स। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में अपन बोलेंगे नियरेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक, अब यहाँ पे क्या? परफेक्टली रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म मतलब क्या होता है? डिफॉर्म मतलब क्या होता है? डिफॉर्म मतलब शेप बिगाड़ना, फॉर्मेशन बिगाड़ना। तो किसी भी चीज में ऐसी फोर्स जो उसका शेप बिगाड़ रही, शेप खराब कर रही है, उसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो अपनी अप्लाइड फोर्स रहती है, जो अपन बाहर से लगाते हैं, उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां से अपन खींच के यहां तक लाए, किस फोर्स के कारण लाए? डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण लाए। अब एक फोर्स रहती है जो जब अपन एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, तो एक फोर्स इसको वापस लाना चाहेगी, उसको कहेंगे रिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, रिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, रिफॉर्मिंग फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, फोर्स रिस्टोरिंग या फिर फोर्स रिफॉर्मिंग जो उसको वापस लाना चाहती है, उसको अपन कहेंगे रिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स और रिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल जब लगती है। ऐसा नहीं कि अब डिफॉर्मिंग फोर्स से यहां तक आ गया, रिफॉर्मिंग फोर्स से यहां तक बस आया तो इक्वल कैसे हुआ? जब लग रही थी, यानी जब यहां से यहां तक खींचा तब इक्वल थी, यहां से यहां तक खींचा इक्वल। इक्वल मतलब बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए तो वहां गया। इक्वल होती तो वहां कैसे जाता? हल्की सी बात ज्यादा थी तो धीरे धीरे वहां तक गया। लगभग अपन को इक्वल मान के चल रहे हैं। तो जब भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे या तो फोर्स अप्लाइड लेंगे या तो फोर्स डिफॉर्मिंग लेंगे, एक ही बात है। ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्स आ गया। अब बारी आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस समझाया था। स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक, स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस समझाने के लिए अगर स्ट्रेस की डेफिनेशन आए तो सबसे पहले अपन रिफॉर्मिंग फोर्स समझा देंगे कि रिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जब भी अपन किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो ऐसी फोर्स जो शेप को रीगेन करना चाहती, शेप या कन्फिग्रेशन कुछ भी लिखा हो उसको रीगेन करना चाहती है, ऐसी फोर्स को अपन कहते हैं रिफॉर्मिंग फोर्स। अब रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी मतलब यानी जिस पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स अप्लाइड, इसको अपन कहते हैं स्ट्रेस। मतलब एरिया ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स डिफॉर्मिंग इज। ठीक, एरिया ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स डिफॉर्मिंग इज अप्लाइड। ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यहाँ पे नॉर्मल तुम्हारी कॉपी में नहीं दिया तो हम भी नहीं बता रहे। नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, कोई भी चीज अगर ऐसे है तो इसको अपन या तो नॉर्मल कहते हैं या तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कॉपी में दिया है वैसा बता रहे हैं। तीन प्रकार के यहाँ पे दिया है। एक नॉर्मल की जगह क्या लिखा था? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक हो गया शियरिंग और टेंजेंशियल एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, स्ट्रेस तीन प्रकार के, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक हो गया शियरिंग स्ट्रेस, एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब अगर कोई चीज एक लॉन्ग रॉड जैसी है, स्ट्रेस लगाने से उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में चेंज आता है। अगर किसी स्ट्रेस को लगाने से लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में चेंज आता है तो उसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सिंपल सी बात है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब कल भी बताया था कि एक अपने पास ये रॉड है, रॉड की लेंथ है एल, अब उसको थोड़ी सा खींचा तो उसकी एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई, इसको अपन कहेंगे डेल्टा एल या फिर डेल्टा एक्स कुछ भी कह सकते हैं। तो डेल्टा एल उसकी लेंथ बढ़ गई। अब लेंथ बढ़ाने के लिए अपन ने खींचा कैसे, लेंथ बढ़ाने के लिए अपन ने खींचा कैसे, ऐसे। अब जो अपन ने फोर्स लगाई उसका एरिया कहाँ था, एरिया ये था। तो एरिया और फोर्स नॉर्मल है, मतलब एरिया और फोर्स परपेंडिकुलर है, मतलब अपन ने फोर्स लगाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स ठीक, फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर। फोर्स कौन सी, रिफॉर्मिंग की डिफॉर्मिंग, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स डिफॉर्मिंग लिख के आ जाना, सॉरी फोर्स रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग, हाँ ठीक, रिफॉर्मिंग जो फोर्स वापस लाना चाहती है। तो स्ट्रेस मतलब फोर्स रिफॉर्मिंग जो फोर्स वापस लाना चाहती है अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, इसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्रेसिव और एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। अब अगर अपन खींच रहे हैं किसी चीज को, अगर खींच रहे हैं तो वो हो जाएगा टेंसाइल, क्यों, उसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है। अगर किसी चीज को खींच रहे हैं तो टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन होगी, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से, डिफॉर्मिंग यानी खराब करने वाली, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से अपना जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से बॉडी की लेंथ बढ़ रही है तो उसको अपन कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से बॉडी की लेंथ कम हो रही है उसको अपन कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। ड्राइंग वगैरह बना के, क्योंकि पेपर में पर्याप्त टाइम रहेगा फिजिक्स के पेपर में, तो एग्जाम्पल में मस्त ड्राइंग वगैरह बना के समझा देना कि अगर फोर्स ऐसे लग रही है तो टेंसाइल, क्यों, अगर ऐसी फोर्स लगा रहे तो उससे खींचेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर फोर्स लग रही है इसकी बजाय ऐसे तो दबेगा, उसको अपन कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों किसके अंडर आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर, क्योंकि चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, दोनों से लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में चेंज आ रहा है, या तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बड़ी होगी या तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ छोटी होगी। तो स्ट्रेस क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूडनल वाला। शियरिंग स्ट्रेस क्या बताया था, अगर कोई किताब है, कोई भी चीज है जिसका एक बेस फिक्स है, एक बेस फिक्स मतलब नीचे वाला बेस फिक्स ले लिया, अब अपन ने उसमें फोर्स लगाई कैसी, इसमें लगा रहे थे परपेंडिकुलर फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स, इसमें कैसी फोर्स लगा रहे हैं अपन, टेंजेंशियल, ठीक, इस फोर्स को कहेंगे अपन टेंजेंशियल फोर्स। क्योंकि देखो फिक्स सरफेस कौन सा, अब देखो यहाँ से तो ये वाली भी नॉर्मल है, यहाँ से ये वाली भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें सरफेस कौन सा लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला सरफेस अगर लेंगे तो यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स है ना, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है, मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स कहला गई। अब पैरेलल भी लिख सकते हो टेंजेंशियल की जगह, वो भी चलेगा। तो एक बॉडी अपन ने ले ली, यानी बॉडी का एक फेस अपन ने ले लिया फिक्स, तो ये वाला फेस फिक्स है, कौन सा, नीचे वाला फेस अपन ने ले लिया फिक्स। अब उसके टेंजेंशियल एक फोर्स लग रही तो क्या होगा, थोड़ा सा शेप चेंज होगा, नीचे वाला फेस अगर फिक्स है तो ये तो फिक्स रहेगा, शेप कैसे चेंज होगा, थोड़ी सा ऐसा हो जाएगा, है ना, फोर्स लगाई थोड़ा सा ऐसा शेप चेंज हो जाएगा। पहले कैसा था, ऐसा था, अरे पहले ऐसा शेप था, फोर्स लगाई, अब शेप आगे हो गया, ऐसा चेंज हो गया। तो इस वाले स्ट्रेस को क्या कहते हैं अपन, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस मतलब बॉडी का एक फेस फिक्स हो और उसमें फोर्स लग रही हो टेंजेंशियली, तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द फिक्स्ड सरफेस, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द फिक्स्ड सरफेस को अपन कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। डेफिनेशन वगैरह अगर पूछेगी तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो अपन को ऐसे ही समझ में आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, ये वाली फोर्स लो, ये वाला एरिया लो, तो न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत नहीं यानी। डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या करेंगे, ड्राइंग वगैरह बनाएंगे, फिक्स सरफेस ये है तो यहाँ पे अपन डिनोट करेंगे कि ये है फिक्स सरफेस, ठीक। अब ये वाली है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स से ऐसा शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हुआ तो यहाँ पे कितनी लेंथ चेंज हुई, ये वाली लेंथ को ले लेंगे अपन डेल्टा एक्स, और ये था यानी इस वाली लेंथ को अपन ले लेंगे, जो ये लंबी वाली लेंथ है ना, इसको अपन ले लेंगे एल, ठीक।
ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपन समझाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? जब अपना वॉल्यूम का चेंज हो। वॉल्यूम का चेंज कैसे होगा? एक बॉल है, बॉल को अपन ने पानी में डाल दिया, बॉल या ले लो कुछ भी, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस लग रहा है। तो ऐसी चीज़ है कि मान लो पानी में देखो बहुत ऊपर तो शेप चेंज नहीं होगा, अगर बॉल को अपन डीप डालते जाएं यानी पानी के अंदर घुसेड़ते जाएं तो बॉल का वॉल्यूम हो जाएगा कम, क्योंकि अंडर वाटर यानी वाटर जितना ज़्यादा अपन गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, इससे क्या वॉल्यूम हो जाएगा इसका चेंज। अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला तो अपना वही बना, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि पूरी बॉल में चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो इधर अपन क्या बोलेंगे? इधर भी अगर फॉर्मूला बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स रिफॉर्मिंग, टोटल फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन, फोर्स रिफॉर्मिंग में टोटल आएगी, ठीक, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ये कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा? अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। 3 टाइप के स्ट्रेस कल भी समझाए थे, आज भी हो गया। अब 3 टाइप के स्ट्रेन देखो। स्ट्रेन क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रेन मतलब कल बताया था रिलेटिव चेंज, किसी भी चीज के रिलेटिव चेंज इन कन्फिग्रेशन को अपन कहते हैं स्ट्रेन। चेंज इन कन्फिग्रेशन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? फोर्स अपॉन एरिया। सब में फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब स्ट्रेस की यूनिट सब में फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो जितनी भी प्रेशर की यूनिट होती है वही सारी होंगी स्ट्रेस की यूनिट। फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो फोर्स यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपनी हो जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सारे इसकी यूनिट हो जाएगी जितने भी स्ट्रेस हैं। फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की और कोई कौन सी यूनिट पता है? मान लो पास्कल, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर की यूनिट है। एमएमएचजी प्रेशर की यूनिट है। बार्स प्रेशर की यूनिट है। तो जितनी भी प्रेशर की यूनिट है सारी की सारी स्ट्रेस की यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्ट्रेस अपना क्लियर हो गया यूनिट के साथ। फिर यहाँ पे आओ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मतलब रिलेटिव चेंज, किसी भी चीज में रिलेटिव चेंज मतलब ठीक, रिलेटिव चेंज इन शेप और लेंथ क्या हुआ? मतलब यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल, देखो अब रिलेटिव चेंज में ये नहीं लिखना है कि चेंज होने के बाद कितना हो गया। अब जैसे इसमें इतना चेंज आया तो ये डेल्टा एल है, चेंज होने के बाद ये एल प्लस डेल्टा एल इतना बड़ा बन गया। अपन को इसको लेके नहीं चलना है, अपन को केवल डेल्टा एल को देखना है, ठीक, चेंज इन लेंथ। ये नहीं देखना कि बाद में टोटल कितना हो गया, क्योंकि टोटल तो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अपन को टोटल नहीं देखना, अपन को देखना केवल जितना हो गया। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, एल जो पहले लेंथ थी ऊपर डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब जितना चेंज हुआ केवल वो। यहाँ पे एल प्लस डेल्टा एल नहीं लिया, ये चीज याद रखने की है। तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। स्ट्रेन की डायमेंशन क्या आ जाएगी? ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, मतलब डायमेंशन कट जाएंगी, तो स्ट्रेन हो जाएगा डायमेंशनलेस। अब फॉर्मूला क्या रखोगे? स्ट्रेन भी 3 तरीके के होते हैं। नॉर्मल तो यही हो गया रिलेटिव चेंज इन शेप और लेंथ, है ना। रिलेटिव चेंज का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब भी समझा सकते हैं अपन डेफिनेशन में। अब क्या 11वीं क्लास में डेफिनेशन को बढ़ा चढ़ा के लिखना है? रिलेटिव चेंज नॉर्मल भाषा में तो इतनी डेफिनेशन है, बढ़ा चढ़ा के अपन बता सकते हैं रिलेटिव चेंज मतलब कि द चेंज दैट टुक प्लेस ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक, द चेंज दैट टुक प्लेस ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। ये लिख सकते हैं, इसी को बढ़ा चढ़ा के कैसे भी करके लिख सकते हैं, मतलब इसका इतना ही है। तो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होगा? इसमें भी वही होगा। देखो टेंजेंशियल स्ट्रेन में पहले समझा दे रहे फिर डेफिनेशन बताएंगे क्या है। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वॉल्यूमेट्रिक समझ लो। एक काम करो, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है? पहले इसका वॉल्यूम क्या था? पहले इसका इतना वॉल्यूम था, ये बड़ा वाला, ठीक, पहले बड़ा था। अब फोर्स हमेशा बाहर से लगेगी, क्योंकि देखो अंदर बॉल के अंदर घुस के तो फोर्स लगेगी नहीं, फोर्स हमेशा बाहर से लगेगी। अगर बाहर से फोर्स लगेगी तो बॉल का साइज बड़ा होगा नहीं, बॉल का साइज हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे पानी के अंदर अपन ने डाला, देखो वॉल्यूमेट्रिक में पानी के अंदर डालते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक को अपन हाइड्रोलिक भी कहते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक, कुछ भी कह सकते हैं। हाइड्रो मतलब पानी से संबंधित। अब बॉल को अपन ने इसके अंदर डाला, इसको थोड़ी अच्छे से बना दें। चारों तरफ से इसमें लग रही है फोर्स। पहले इसकी लेंथ थी ये, अब इसकी लेंथ हो गई है अंदर वाली। पहले इसकी लेंथ क्या थी, मान लो v, पहले इसकी लेंथ थी v, अब लेंथ क्या हो गई v डैश, मतलब पहले ही बड़ा था तो उसकी लेंथ थी v, अब हो गई v डैश। बताओ v डैश बड़ा कि v बड़ा? v बड़ा, v डैश छोटा। अब यहाँ पे एक मिनट रुकना, एक चीज चेक करनी है, एक मिनट। इसमें चेंज इन वॉल्यूम लेते हैं या फिर, एक मिनट रुक जाना। कोई रिक्वेस्ट नहीं, सब वो वाले हैं। तेरी रिक्वेस्ट चेंज इन मैंने वो कॉन्टैक्ट नंबर वाले होते हैं ना, वो है। कॉन्टैक्ट नंबर वाले होते हैं, डायल आते हैं। हैंडल बंद है, मैं खोलता ही नहीं हूँ पहले ये तो भावेश में कितने सारे ब्लैंक्स हैं, तो मैं एक बात की और मैं टच काम नहीं कर रहा, कर देख मेरे नहीं चल रहा है। चलो देखो, अरे यार दीदी दरवाजे लगा दो, बस बात बंद। अब देखो वॉल्यूम पहले क्या था, v था, अब क्या हो गया v डैश। इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसा ना लिख के, कॉपी में जैसा लिखा अभी चेक किया, कॉपी में लिखा v नॉट जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, अब बन गया है v डैश। ठीक, पहले था v नॉट। हाँ, अब बताओ इसमें बड़ा कौन सा, v नॉट बड़ा है, v डैश हो गया छोटा। अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम निकालो। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम होता है। कभी भी अगर डेल्टा लगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल क्या है v डैश, इनिशियल क्या है v नॉट, ये हो गया। आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। लेकिन आंसर नेगेटिव में आएगा इसका ये मतलब नहीं कि अपन साइन नेगेटिव ले लें। तो जो अपना साइन, देखो ऐसा नहीं, आंसर नेगेटिव में आएगा तो डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। देखो अगर डेल्टा एक्स अपन ने ये जो डेल्टा वी लिया, डेल्टा वी का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर अपन नेगेटिव डेल्टा वी ले लेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो अपन को डेल्टा वी तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, डेल्टा वी मतलब नेगेटिव आंसर। ये चीज समझ में आई। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वी नॉट से वी डैश बना तो वी डैश माइनस वी नॉट, ऐसा करेंगे अपना नेगेटिव एक आंसर आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो भी अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। डेफिनेशन कैसी लिखोगे, डेफिनेशन में सबसे पहले बताएंगे कि क्या किया, पानी में एक अपन ने किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला पानी में, अब उसमें बहुत सारी फोर्स लग रही हैं, तो फोर्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। अब फोर्स लगने के कारण वॉल्यूम हो जाएगा कम, पहले वॉल्यूम था v नॉट, अब वॉल्यूम हो गया v डैश। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे तो उसको अपन कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक बोलते यार है, समझ लो पूरा नहीं लगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी अपॉन वी। अब डेल्टा वी अपॉन वी हमेशा नेगेटिव आएगा, ये अपन को पता है। क्यों डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा वी अपॉन वी हमेशा नेगेटिव आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आया, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है वहां पे। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आएगा। अब
शेयरिंग और हाँ, अब ये चीज़ें भी लिख के आना कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है ये हमेशा, सॉरी हाइड्रोलिक स्ट्रेन होता है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक, जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको मालूम होंगे छोटे छोटे, उतने लिखने में एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल वगैरह दे दिया करो, कोई भी चीज़ की डेफिनेशन मांगे मस्त एक एग्जाम्पल दे दिया करो, आधा नंबर तो बढ़ ही जाता है। एक आध दो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दोगे आधा नंबर और बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या लिख के आना है कि ये हमेशा नेगेटिव देगा। ठीक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुमको मालूम हो लिख सको लिख देना, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है एक्स्ट्रा, है ना। यानी 1.5 घंटे के पेपर में 3 घंटे दिए, तो 3 घंटे में आराम से पेपर हो जाएगा। ठीक, किसी का भी। तो अपना वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेन हो गया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अब क्या बचा? शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब पता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ एक्स सरफेस। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा अब समझो। यहाँ से अपन ने धक्का लगाया तो बॉडी यहाँ हो गई, मतलब उसमें चेंज कितना आया? डेल्टा एक्स का चेंज आया। अब देखो, अगर ऐसी होगी तो थोड़ी सी नीचे भी हो गई होगी, है ना। मतलब अगर यहाँ से ऐसी खिसकी है तो हल्का सा ही नीचे भी हो गया होगा, सिंपल सी बात है। तो अपन किताब में भी करके देखी, थोड़ी सी नीचे आएगी, लेकिन अपन को यहाँ पे लेके नहीं चलना है। अपन को चीज़ें सरल बनाने के लिए मान के चलना है, मतलब फिजिक्स की बुक में ही मान के चलना है कि नीचे नहीं आई, केवल खिसकी है। ठीक, अपने लेवल में ये नहीं आएगा कि थोड़ी सी नीचे भी हो गई, तो थोड़ी सी खिसक गई तो ये हो गया डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स अपॉन यहाँ पे देखो स्ट्रेन मतलब अपन को निकालने एक तरीके से चेंज, तो अपन ये अपन कौन सी लेंथ करेंगे? अब यहाँ पे फिक्स सरफेस की लेंथ नहीं लेंगे। ठीक, कंफ्यूजन वाला पार्ट यही है कि जब अपन स्ट्रेस की बात करते हैं तो फोर्स अपॉन फिक्स एरिया लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ये अपन डेल्टा एक्स अपॉन ये वाली लेंथ लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या, इसका स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? तो अपन स्ट्रेन ऐसे निकालेंगे कि जो ये लेंथ खिसक गई वो, और फेस देखो ये सभी फेस है ना, जैसे इसके 4 फेस है, 1 2 3 4, तो 4 फेस है। तो देखो चेंज इन लेंथ, जो लेंथ खिसक गई, अपॉन फेस कौन सा वाला? जो परपेंडिकुलर है फिक्स फेस के। फिक्स फेस है ये वाला, परपेंडिकुलर फेस ये वाला कहलाया। तो डेल्टा एक्स अपॉन लेंथ ऑफ फेस जो परपेंडिकुलर है फिक्स फेस के। ठीक, अब देखो तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक, अब बताओ डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल को अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा जब भी अपन ऐसे शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे तो थीटा होगा बहुत छोटा। ठीक, अगर थीटा बहुत छोटा, यानी अगर टेन थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा बराबर अपन थीटा लिख सकते हैं, ये पता है। देखो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स बाई एल था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो टेन थीटा आ गया। अरे थीटा ये थीटा परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स, बेस क्यों? बेस ये होगा ना ट्राइंगल का, ये तो हाइपोटेनस है। अरे अगर अभी ये सीधा है, अब टेढ़ा हो गया तो ये हाइपोटेनस बन गया ना। तो बताओ टेन थीटा, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर थीटा बहुत छोटा होता है, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को अपन थीटा कह सकते हैं। ठीक, साइन थीटा को भी अपन थीटा कह सकते हैं, कॉस थीटा को 1 कहते हैं। तो अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी से याद कर, परपेंडिकुलर है, बेस भी ले सकते हैं अपन ने। अगर अपन इसको बेस क्या, देखो थीटा तो ये है, थीटा के पास जो भी होता है उसको अपन बेस लेके चलते हैं ना। चलो इतनी चीज समझ में आ गई। टेन थीटा कैसे आया, थीटा कैसे आया? हाँ, इसी को साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन थीटा, थीटा बहुत छोटा अपन को पता है, तो टेन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं, और छोटे साइन थीटा को भी तो अपन थीटा लिखते हैं। तो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा लिखने का फायदा नहीं है, अपन थीटा बना रहे हैं छोटा करने के लिए, चीजें आसान करने के लिए। साइन थीटा करके फिर से बड़ी चीजें हो जाएगी, उससे अच्छा टेन थीटा था तो साइन थीटा लिखेंगे नहीं, लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, थीटा डिग्री में आएगा कि रेडियन में? नहीं, थीटा आएगा रेडियन में। 180 ना?
निकालना पड़ेगा। देखो 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 360 अपॉन 2 180, ठीक, 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ठीक है। अब देखो आपको याद है हाँ, कि फिजिक्स में पढ़ाते हैं? अरे तो नीट में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो ये समझ में आ गया। टेन थीटा कैसे आया बताओ, टेन थीटा में किसी को कंफ्यूजन है? टेन थीटा सबको समझ में आ गया कैसे आया, खिसकाया, यहाँ से थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, कुछ एंगल से मोड़ा, टेन थीटा अपन ने निकाल लिया, टेन थीटा से थीटा बना लिया, थीटा होगा रेडियन में। अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होती, 30 डिग्री चलो 30 डिग्री छोड़ो, 40 डिग्री ले, टेन थीटा की 40 डिग्री, 40 डिग्री ले लिया, टेन थीटा अपन ने 40 डिग्री ले लिया। अब कैसे करोगे सॉल्व? अब अपन को देखो अगर टेन 30 डिग्री होता तो अपन को पता कि 1/√3 उसका आंसर आ जाता है ना। 10 30 डिग्री मतलब 1/√3, तो डायरेक्टली 1/√3 आंसर आ जाता, फिर अपन को थीटा है ना, तो अपन को थीटा नहीं निकालना पड़ता। 30 - 10 करते भी नहीं बनेगा क्योंकि 10 की वैल्यू तो अपन को पता नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे समझो, अपन को ये पता चल गया कि डेल्टा x/L की वैल्यू है टेन थीटा की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री। अब अपन इसको कैसे निकालेंगे, इसको अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 1040 को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे देखो पाई मतलब 1 डिग्री मतलब 2 पाई अपॉन 90। तो देखो 1 डिग्री अपन ने निकाला था, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180, तो 40 डिग्री मतलब 40 पाई बाई 180, तो यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 पाई बाई 180, 80 से 80 कटा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2/9 पाई, तो पाई अपॉन 45 आएगा। 40 पे कैसे, अच्छा सॉरी, हाँ पाई अपॉन सही है, 2 पाई अपॉन 9 आएगा, ठीक। तो रेडियन कितना, 2 पाई अपॉन 9, या फिर डायरेक्टली अच्छे तो कटेगा भी, ठीक, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। अब पाई की वैल्यू डाल देंगे 3.14, तो 3.14 इंटू 2 6.28, 6.28 अपॉन 9 मतलब 10, 6.28 अपॉन 9, इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब 6.28 अपॉन 9 मतलब इसका अपना आंसर आ जाएगा कि डेल्टा x/L क्या है। अब यहाँ पे देखो ये चीज समझ में आ गई जो अभी बताई। अब खाली आनी डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल तो आना नहीं, तो वो सारी चीज तो आएंगी नहीं, केवल जस्ट बता दिया, हल्का सा दिमाग में रह जाए जिसमें। टेंजेंशियल स्ट्रेस समझ में आ गया क्या है, डेल्टा x मतलब जो टेंजेंशियल लेंथ में चेंज आया, वो वाला फेस जो परपेंडिकुलर है किसके, फिक्स फेस के। अब किताब में क्या डेफिनेशन लिखी एक बार उसको भी समझा दे, ठीक, एक बार पढ़ के बता दे रहे पहले टेंजेंशियल स्ट्रेन की। अब देखो ना एक चीज है, लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाले को अपन नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन। इस वाले को अपन क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कह सकते हैं या फिर शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कह सकते हैं। इस वाले को अपन वॉल्यूमेट्रिक कह सकते हैं, हाइड्रोलिक कह सकते हैं या फिर बल्क कह सकते हैं। एक बल्क वाला नाम भी आता है, वो भी वॉल्यूमेट्रिक के साथ आता है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस वाला देखो, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं, टेंजेंशियल स्ट्रेन देखो, तो देखो शियरिंग स्ट्रेन, ठीक, टेंजेंशियल मतलब शियरिंग मतलब टेंजेंशियल मतलब शियरिंग एक ही बात है, बल्क मतलब वॉल्यूमेट्रिक मतलब हाइड्रोलिक एक ही बात है। अब इसमें क्या लिखा है, द टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी इज अंडर द टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये तो पता है कि टेंजेंशियल स्ट्रेन कब आएगा, जब बॉडी में टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा, ये चीज तो अपन को पता है। तो एक एक लाइन हर डेफिनेशन की अपन को ऐसे ही मिल गई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब आता है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब आता है, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगता है। अब इट इज डिफाइंड, या क्या देख रहे हैं अक्षत, देखो, तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द बॉडी फेस परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस इज टर्न। देखो एंगल, डायरेक्टली एंगल ले लिया है, ठीक, यहाँ पे टेन थीटा की बात है, डायरेक्टली एंगल ले लिया है। तो लिखा है
इट इज डिफाइंड एज द एंगल, मतलब डायरेक्टली एंगल ले ली है। अब जब भी तुम लोग लिखोगे एंगल, यहाँ पे दिया नहीं, एंगल शुड बी इन रेडियन, ये लिख के आना पड़ेगा, ठीक। एंगल जो भी होगा अपना रेडियन में यहाँ पे लिख के आना, दिया नहीं है लेकिन लिख के आओगे। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द बॉडी फेस इज टर्न, फेस भी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर टू द फिक्स फेस वाला। तो मतलब फेस परपेंडिकुलर टू द फिक्स फेस मतलब ये वाला फेस टर्न होता है, तो वो एंगल जिसमें ये वाला फेस टर्न होता है, वो एंगल जिसमें ये वाला फेस टर्न होता है, उस एंगल को अपन कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। ये कॉपी में लिखा है, ठीक। एग्जाम्पल वगैरह देके समझा देना तो नंबर नहीं कटेंगे, जब भी एग्जाम्पल देके समझाओगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। कौन सा बुक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जेली का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब वही है ना, खिसकाएंगे तो खिसक जाएगी ना। चलो बुक का एग्जाम्पल या जेली का एग्जाम्पल। अब किसी भी चीज में देखो, अब इसमें बात यही है, बहुत सारे पॉइंट सबके अपन को ऐसे ही मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन में स्ट्रेस, स्ट्रेस में स्ट्रेन घुसा सकते हो, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में लिखते लिखते ये भी बता सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में लिखते लिखते बता सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तब आता है जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है। सेम कहीं भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब आता है, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगता है। फिर शियरिंग स्ट्रेन कब आता है, जब शियरिंग स्ट्रेस लगता है। एंगल बता दिया, टेन थीटा बता दिया। अब हर किसी में तुम उसकी यूनिट लिख सकते हो। शियरिंग स्ट्रेस की क्या यूनिट आएगी, ऊपर डेल्टा एक्स बाई एल थीटा, थीटा जो भी होता है अपना डायमेंशन लेस होता है। अब थीटा डायमेंशन लेस अपॉन लेंथ, ये भी लेंथ अपॉन लेंथ है, डायमेंशन लेस है मतलब डायमेंशन लेस आ गई। थीटा डायमेंशन लेस है मतलब डायमेंशन लेस आ गई यूनिट। टेन थीटा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस यूनिट आ गई। यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशन लेस, यहाँ पे भी डायमेंशन लेस। हाँ स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेन में हर जगह किसी का भी स्ट्रेन पूछे, इसका उसका किसी का भी पूछे, एक पॉइंट ऐसे बढ़ जाएगा डायमेंशन लेस है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे बढ़ जाएगा कि थीटा रेडियन में रहना चाहिए। स्ट्रेस में किसी का भी मान लो केवल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पूछ रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में भी बता सकते, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल लिख सकते हैं। तो सभी के पॉइंट बढ़ाना अपन को पता चल जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट्स में नॉलेज ज्यादा रहेगी, लिखने को कम रहेगा, इतना पक्का है। अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आ गए अच्छे से। चलो बस में ये लिख देंगे कि वो होता है कि नहीं होता, डायमेंशन लेस बता देंगे क्या स्ट्रेन क्या है, अगर डेफिनेशन लिख देंगे डायमेंशन लेस। हाँ तो बताएंगे, डायमेंशन लेस के टाइप लिख देंगे, टाइप्स लिख देंगे, बहुत बहुत कुछ लिखने को मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो अब एक चीज देखो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का क्या मतलब होता है, बात मत करो, 5 मिनट और पढ़ने। देखो हुक्स लॉ मतलब क्या होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट। अच्छा देखो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है, सबसे पहले इलास्टिक लिमिट मतलब वो लिमिट, देखो लिमिट मतलब किसकी, फोर्स की। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जिससे अपन खींच के शेप बिगाड़ रहे हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वो लिमिट जब तक अपनी बॉडी इलास्टिक बिहेव करती है उसको अपन कहते हैं इलास्टिक लिमिट। मान लो ये रबड़ है, रबड़ को अपन ने यहाँ तक खींचा और छोड़ा तो वापस यहाँ तक आ गई, लेकिन ये लिमिट है, ये लिमिट मान लें, यहाँ तक खींच के छोड़ा तो हो सकता है वापस ना आए, यहाँ तक आए। तो अगर यहाँ तक खींच के छोड़ने में वापस आ रही थी ओरिजिनल शेप में, और इसके आगे अगर थोड़ा आगे भी ले गए तो ओरिजिनल शेप रिगेन ना कर पाए, तो मतलब इस लिमिट को अपन कहते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब हाँ नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, फिर वो क्या कहते हैं अपना डिफॉर्म रहेगी, मतलब ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। तो वो लिमिट जहां तक डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब वो लास्ट लिमिट जहां तक अपन डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो अपनी बॉडी नॉर्मल शेप को रिगेन करती है, उसको अपन कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट यानी जितनी इलास्टिक लिमिट है उसके अंदर अंदर जो अपना स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक। स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता, कहां तक प्रोपोर्शनल होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट तक। किसने बताया, हुक ने। क्या हो गया, हुक्स लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा,
प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो अलग अलग बुक में अलग अलग कांस्टेंट दिए रहेंगे, एनसीईआरटी में देख लेना क्या कांस्टेंट दिया है वो वाला करना फॉलो। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन। अब इस के को क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अब यहाँ पे देखो के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब के कितने प्रकार के हो सकते हैं बताओ। जब अपने स्ट्रेस 3 प्रकार के थे, स्ट्रेन 3 प्रकार के थे, तो बताओ कि इसलिए के कितने प्रकार के होंगे। कहाँ देख रहे थे, तो क्यों सुन रहे थे, यहाँ सुन, हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग और वॉल्यूमेट्रिक। स्ट्रेन भी 3 प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब यहाँ पे 3 प्रकार का स्ट्रेस आ सकता है, 3 प्रकार का स्ट्रेन आ सकता है। तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 प्रकार के होंगे, ठीक। ये चीज क्लियर, हाँ। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकार के होंगे। तो के मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। के मतलब होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब बता दो जरा के की यूनिट क्या होगी। नहीं, देखो स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट। जैसे स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर तो देखो ऊपर पास्कल, नीचे डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस मतलब कुछ नहीं, हाँ, तो केवल पास्कल। मतलब जो तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसकी कितनी यूनिट, उसकी क्या यूनिट होती है, उसकी सेम यूनिट होती है स्ट्रेस के जैसे। ये चीज भी क्लियर, हाँ वही, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी वही यूनिट, ठीक। चलो ठीक, समझ में आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकार के हो जाएंगे, एक जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे लगता है, एक जो इस वाले पे लगता है, एक जो इस वाले पे लगता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे जो मॉड्यूलस लगता है उसको अपन कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक। अब लिखवा नहीं रहे, सुन लो, भले वीडियो से देख के लिख लेना या खुद लिख लो। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लगता है उसको अपन कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे कौन सा लगता है, यंग्स मॉड्यूलस। शियरिंग स्ट्रेस पे कौन सा मॉड्यूलस लगता है, उसको अपन कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किस पे लगता है, शियरिंग स्ट्रेस पे। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। ये किसके फॉर्मूला हो जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के। अब कैसे लिखे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक, लिख दिया। अब इसके सिंबल वगैरह एनसीईआरटी में जो होंगे उसको फॉलो करना है अपन को, ठीक। इसलिए हमने देखो स्ट्रेस का भी सिंबल होता है, स्ट्रेन का भी सिंबल होता है, ये सारे सिंबल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो फॉलो करना। फिर इसके बाद कौन सा, बल्क। यहाँ पे देखो तीसरा कौन सा आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्यों, देखो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस, तो इसके मॉड्यूलस को अपन कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो किसी का भी मॉड्यूलस पूछे अपन बता देंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है वो भी बता देंगे, हुक्स लॉ बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे। यानी एक चीज पूछने में अपन को 5 चीजें बताते बनती हैं। उसके बाद एक चीज देखने वाली कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक। अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं आते तो यहाँ पे देखो ये जो बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक, स्ट्रेन कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक। अब स्ट्रेस तो ठीक है, स्ट्रेस तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, तो स्ट्रेस तो ठीक है, लेकिन बल्क स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव, बल्क स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव आ रहा था। तो बल्क स्ट्रेन अगर हमेशा नेगेटिव आता है और ये अपन को चाहिए पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला होगा नेगेटिव ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो बाकी सबका अगर मॉड्यूलस का फॉर्मूला देखेंगे, यानी जैसे यंग्स मॉड्यूलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन।
लेकिन बल्क मॉड्यूलस में क्या, नेगेटिव ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो 3 तरीके के मॉड्यूलस समझ में आ गए। अब होमवर्क में हम यही सब देंगे कि मॉड्यूलस वगैरह यानी सबकी डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन वगैरह कैसे, कहीं से भी गूगल करना है ना, गूगल करना, यूट्यूब से कहीं से भी देखना। डेफिनेशन ऐसे ही लिख के आओगे कि अगर सारी डेफिनेशन 4 नंबर की दें तो भी मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक, 4-4 नंबर के हिसाब से डेफिनेशन लिख के आओगे। ये रहेगा आज का होमवर्क। कौन सा यानी हम कौन कौन सी डेफिनेशन चाहिए वो हम लिख के दे देंगे। हाँ नहीं, हम ग्रुप में भेजेंगे। तो ये जो जो डेफिनेशन चाहिए वो हम बताएंगे। सारी डेफिनेशन ऐसे लिख के आना जैसे एग्जाम में लिख रहे हो। ठीक, हमको दिखाने के लिए नहीं, मैम को दिखाने के लिए वैसे ही लिखना। हम लोग को वर्क भेजना है, कोचिंग आने से पहले भेजना कि कल रात से पहले? कोचिंग आने से पहले, कोचिंग आने से पहले। नहीं भी भेजना तो भी चलेगा, हमको क्रॉस बस लगाना है। ठीक है, अब देखो नहीं, देखो होमवर्क क्यों दे रहे हैं, देखो टेस्ट, डायरेक्टली टेस्ट भी ले सकते हैं। टेस्ट से क्या इतना बस पता चलेगा कि तुम लोग से बनता कितना है। होमवर्क में हमको गलती पता चल जाएगी, कहाँ गलती कर रहे हैं हम काट देंगे। गलती सही कर लोगे तो टेस्ट में अगली बार सही सही आंसर लिखोगे। तो कम से कम ये पता रहेगा कि सही से लिखना कैसे है चीज़ों को, है ना। बनता नहीं बनता क्या वो तो हमको अभी भी पता है। तो देखो क्या देख लिया, तीनों तरीके के स्ट्रेस, तीनों तरीके के स्ट्रेन, तीनों तरीके के यंग मॉड्यूलस देख लिया। अब इसमें बचता क्या है, इस चैप्टर में अपना बचता है डायग्राम। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो अक्षत, यहाँ पे मैम ने इनकम्प्लीट के नोटिस में लिखा है कि न्यूमेरिकल और ग्राफ नहीं है। मतलब ग्राफ कराया है तो ग्राफ हम बता देंगे, आ जाएगा समझ में, ग्राफ कठिन नहीं है। न्यूमेरिकल कौन से, न्यूमेरिकल्स पता करो।